हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम करवाऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि ऊष्मागतिकी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो ऊष्मागतिकी का जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब होता है ऊष्मा का प्रवाह या गति। अर्थात इस अध्याय में हम किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के दौरान ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन या रूपांतरण का अध्ययन करेंगे। ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में, अब इसका क्या मतलब है? ऊर्जा कई प्रकार से होते हैं, जैसे आप लोग जानते भी हैं, कई नाम सुने भी होंगे, जैसे आंतरिक ऊर्जा है, बाह्य ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, एंथैल्पी, एंट्रोपी, मुक्त ऊर्जा, है ना, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। ये कई रूप हैं ऊर्जा के, और भी कई रूप हैं इसके अलावा। तो यहाँ पे जो जैसे आंतरिक ऊर्जा है या बाह्य ऊर्जा है या गतिज ऊर्जा है आदि, ये सभी टेम्परेचर की वजह से होते हैं। विद्युत ऊर्जा जो है आपका वो जनरेटर की वजह से होता है, और यांत्रिक ऊर्जा मोटर की वजह से होता है। ये अपने को मालूम होना चाहिए, ठीक है। ऊष्मागतिकी मूल रूप से 4 नियमों पर आधारित होती है: शून्य नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम, ठीक है। इस अध्याय में हम प्रथम नियम के बारे में विस्तार से बात करेंगे, और बाकी जो भी नियम है वो अगले अध्याय में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रथम नियम के बारे में आप सभी पूर्व के कक्षा में भी पढ़ चुके होंगे। क्या है प्रथम नियम? ऊर्जा न तो उत्पन्न कर सकते हैं, न ही उसे नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। अर्थात ब्रह्मांड की ऊर्जा का मान स्थिर या निश्चित होता है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। ब्रह्मांड की ऊर्जा संरक्षित रहती है, यह हमारा प्रथम नियम कहता है। इस नियम की गहराई में जाने से पहले हम कुछ उपयोगी पदों के बारे में जान लें जो ऊष्मागतिकी के अध्ययन में सहायक होती है। तो सबसे पहले हम तंत्र की बात करते हैं। इसको हम सिस्टम बोलते हैं, बहुत नाम सुना होगा आप लोगों ने भी, सिस्टम। तो तंत्र को भी 2 प्रकार से विभक्त किया गया है। पदार्थ और ऊष्मा के प्रवाह के आधार पर, और दूसरा संगठन के आधार पर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे तंत्र क्या होता है। तो तंत्र ब्रह्मांड का वह भाग है जो हमने ऊष्मागतिकी अध्ययन के लिए चुना है, ठीक है। जिस पोर्शन को हमने ऑपरेशन के लिए या ऊष्मागतिकी अध्ययन के लिए चुना है उसको हमने तंत्र कह दिया। और तंत्र के अतिरिक्त ब्रह्मांड का जो शेष भाग होता है उसको बोलते हैं हम पारिपार्श्विक या सराउंडिंग। तंत्र ब्रह्मांड के शेष भाग अर्थात पारिपार्श्विक से एक वास्तविक या काल्पनिक रेखा द्वारा पृथक रहता है, और इस रेखा को हम परिसीमा या बाउंड्री कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कि एक पात्र में कोई गैस या द्रव लेते हैं जिसका हमें ऊष्मागतिकी अध्ययन करना है, तब यहाँ पात्र में भरी गैस या द्रव तंत्र कहलाएगा, तथा शेष भाग जिसमें पात्र भी सम्मिलित है पारिपार्श्विक कहलाएगा। नाउ टाइप्स ऑफ सिस्टम। तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? जैसे हमने पहले बता दिया कि तंत्र को हमने 2 प्रकार से विभक्त किया है। पहला पदार्थ ऊष्मा के प्रवाह के आधार पर, और दूसरा संगठन के आधार पर। तो सबसे पहले हम बताएं पदार्थ और ऊष्मा के प्रवाह के आधार पर तंत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया है: खुला तंत्र, बंद तंत्र और विलकी तंत्र। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। खुला तंत्र में तंत्र अपने पारिपार्श्विक से पदार्थ व ऊष्मा दोनों का आदान प्रदान करता है, ठीक है। पदार्थ का भी आदान प्रदान हो रहा है और ऊष्मा का भी आदान प्रदान हो रहा है। किससे हो रहा है? पारिपार्श्विक से। एक खुले पात्र में रखा गर्म जल, या सबसे सिंपल एग्जाम्पल चाय बनते हुए देखा होगा आप लोगों ने, तो वेपर्स के रूप के अंदर जो भी तंत्र है वो पारिपार्श्विक में जाता रहता है, और
ताप भी उसका धीरे धीरे कम होता रहेगा। तो इसका मतलब ताप का या ऊष्मा का और पदार्थ दोनों का ही आदान प्रदान पारिपार्श्विक से हो रहा है। इसी प्रकार बंद तंत्र में क्या होगा, जो खुला तंत्र है उसके ऊपर एक ढक्कन लगा दो तो वो बंद तंत्र हो जाएगा। इसमें क्या होगा, पदार्थ का आदान प्रदान तो पारिपार्श्विक से संभव नहीं होगा, परंतु ऊर्जा का आदान प्रदान पारिपार्श्विक से होता है। और इसके एग्जाम्पल रूप में हम बोल सकते हैं बंद पात्र में रखा जल वाष्प। क्या होगा, इसके अंदर जो वेपर से बंद पात्र से टकराकर या कंडेंस होकर पुनः उसी पात्र में चला जाता है। तीसरा आपका बिल्गी तंत्र, जिसको आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। यहाँ ना तो ऊर्जा का ही और ना ही पदार्थ का सराउंडिंग के साथ विनिमय या आदान प्रदान होता है। मतलब यहाँ किसी का ना तो पदार्थ का आदान प्रदान होगा और ना ही ऊष्मा का आदान प्रदान संभव है। इसको बोलेंगे बिल्गी तंत्र। और इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो होता है थर्मस फ्लास्क। संगठन के आधार पर तंत्र को दो प्रकार से परिभाषित करते हैं। पहला समांगी तंत्र, दूसरा विसमांगी तंत्र, अर्थात होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस सिस्टम। समांगी तंत्र, यदि तंत्र में उपस्थित पदार्थ की रासायनिक संगठन सर्वत्र एक समान हो या सभी पदार्थ एक समान प्रावस्था में हो, या हम यह भी कह सकते हैं कि तंत्र का गुण उसके प्रत्येक भाग में समान हो, तो ऐसे तंत्र को हम समांगी तंत्र कहते हैं। सबसे सिंपल चीज है इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि रासायनिक संगठन जो है तंत्र का सभी जगह पर एक समान पाया जाता है, तो तंत्र समांगी कहलाएगा। और इसके एग्जाम्पल के रूप में हम कह सकते हैं शुद्ध गैस हो, शुद्ध ठोस हो, या शुद्ध द्रव हो, या घुलनशील द्रवों का मिश्रण हो, आदि समांगी तंत्र के कैटेगरी में आते हैं। विसमांगी तंत्र, यदि तंत्र में दो या दो से अधिक प्रावस्था हो तो वह विसमांगी तंत्र कहलाता है। समांगी तंत्र में क्या होता है, एक ही तरह का प्रावस्था होता है जहां समस्त गुण तंत्र के एक समान पाए जाते हैं। अगर एक से अधिक प्रावस्था है या दो से अधिक प्रावस्था है तो अलग अलग प्रावस्थाएं के अलग अलग गुण होंगे, इसीलिए इसको हम विसमांगी तंत्र कहेंगे कि अलग अलग प्रावस्था में तंत्रों का जो गुण है वो अलग अलग होता है। इसके एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं ठोसों की मिश्रण या कोलाइडी विलयन आदि। अब हम बात करेंगे तंत्र की अवस्था का। तंत्र की अवस्था को पूर्णतया निर्धारित करने के लिए ताप, दाब, आयतन और संगठन गुणों की आवश्यकता होती है। ये गुण अवस्था के चर कहलाते हैं या वेरिएबल्स कहते हैं जिनको। तंत्र के गुण इनके दो भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, अब हम बात किसकी कर रहे हैं, तंत्र के गुण की, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। तो इसको भी हमने दो भागों में विभाजित किया है, पहला मात्रात्मक गुण और दूसरा गहन या विशिष्ट गुण। तो मात्रात्मक गुण जो है उसका नाम से साफ दिख रहा है कि मात्रा से संबंधित है, और इसको हम परिभाषित भी इसी प्रकार से करेंगे कि जो गुण तंत्र में उपस्थित पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करते हैं वह मात्रात्मक गुण कहलाएंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। और इसके एग्जाम्पल होंगे आयतन, द्रव्यमान, ऊर्जा आदि। तथा जो गुण तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते गहन या विशिष्ट गुण कहलाता है। ठीक है, मात्रा पर गुण निर्भर कर रहा है तो मात्रात्मक गुण, और यदि तंत्र पदार्थ के मात्रा पर निर्भर नहीं करता है तो वो गहन या विशिष्ट गुण। गहन या विशिष्ट गुण के जो एग्जाम्पल हम हैं वो इस प्रकार है ताप, दाब, सांद्रता, घनत्व, श्यानता, प्रस्तनाव आदि। ठीक है, यहाँ ये एक चीज ध्यान दें कि जब पदार्थ इकाई मात्रा में दिया हो तो मात्रात्मक गुण विशिष्ट गुण बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन m/v किसके बराबर होता है, घनत्व के। बोलते हैं ना, घनत्व इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यह द्रव्यमान क्या था, पहले मात्रात्मक गुण था। अब द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन लेते हैं तो वह विशिष्ट गुण में परिवर्तित हो गया। घनत्व क्या है, विशिष्ट गुण है। इसी प्रकार से विशिष्ट आयतन यह भी विशिष्ट गुण है। और एक एग्जाम्पल बता सकते हैं हम, उष्माधारिता मात्रात्मक गुण है जबकि विशिष्ट उष्मा विशिष्ट गुण होता है।
नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं अवस्था फलन, फंक्शन ऑफ स्टेट, या ऊष्मागतिकी फलन या अवस्था गुण की। तंत्र के गुण जिनके मान तंत्र की अवस्था फलन पर निर्भर करते हैं उसे अवस्था फलन या अवस्था या ऊष्मागतिकी फलन या अवस्था फलन कहेंगे। किसी प्रक्रम में ऐसे फलनों का परिवर्तन तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करता है, उस पथ पर नहीं जिसके द्वारा तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है। ताप, दाब, आयतन, आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, एंट्रोपी, मुक्त ऊर्जा ऊष्मागतिकी फलन के उदाहरण हैं तथा इन्हें इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है। गणितीय रूप में हम देखेंगे कि किसी भी अवस्था फलन का मान हमें ज्ञात करना है तो डेल अवस्था फलन इक्वल टू किसके बराबर है? अवस्था फलन का अंतिम वैल्यू माइनस अवस्था फलन का प्रारंभिक वैल्यू, मतलब अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान। तो कहते हैं ना कि अंतिम अवस्था पर और प्रारंभिक अवस्था पर अवस्था फलन का मान डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया है आंतरिक ऊर्जा का, तो हम देख रहे हैं कि डेल ई इज इक्वल टू किसके बराबर है? ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, मतलब अंतिम अवस्था में जो ऊर्जा का मान है माइनस प्रारंभिक अवस्था में जो ऊर्जा का मान है। दूसरे प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि अवस्था 1 से अवस्था 2 में परिवर्तन के लिए आंतरिक ऊर्जा डेल ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1 के बराबर है। E2 क्या है? यहाँ पर अंतिम अवस्था है और E1 प्रारंभिक अवस्था, अर्थात अंतिम अवस्था माइनस प्रारंभिक अवस्था। इसी प्रकार पथ फलन, किसी प्रक्रम में फलनों का परिवर्तन उस पथ पर निर्भर करता है जिसके द्वारा तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है, तब उसे पथ फलन कहते हैं। तो दोनों में हम बेसिक डिफरेंस दिख रहा है। अवस्था फलन क्या है? अवस्था के अंतिम और प्रारंभिक स्टेज पर निर्भर कर रहा है, उस पथ पर निर्भर नहीं करता है यहाँ पर जिसके द्वारा वो परिवर्तन हो रहा है, जिस पथ के थ्रू परिवर्तन हो रहा है। और पथ फलन अवस्था पर निर्भर नहीं कर रहा है, उस पथ पर निर्भर कर रहा है जिसके द्वारा परिवर्तन संभव हो रहा है। अतः तंत्र के गुण जिनके मान परिवर्तन के पथ पर निर्भर करता है पथ फलन कहलाता है। पथ फलन को इंग्लिश के स्मॉल लेटर द्वारा व्यक्त किया जाता है और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है कार्य, वर्क, जिसको हम स्मॉल w से व्यक्त करते हैं, उष्मा, जिसको हम स्मॉल q से व्यक्त करते हैं। तो अवस्था फलन और पथ फलन का ध्यान रखना है। अवस्था फलन को हमेशा हम इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स के द्वारा व्यक्त करेंगे और पथ फलन को इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स के द्वारा व्यक्त करते हैं। अवस्था फलन के अवकलज डिफरेंशियल को यथातथ या एग्जैक्ट डिफरेंशियल कहते हैं और इसी प्रकार पथ फलन के जो अवकलज हैं डिफरेंशियल हैं उनको अयथातथ या इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।